औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम फ्रेंड। दोस्तों, पिछले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 6.12 की जो क्वेश्चन थे उसको हमने सॉल्व किए थे, जो कि चैप्टर 6 का आखिरी एक्सरसाइज था। इंशाल्लाह आज की इस लेक्चर में हम रिव्यू एक्सरसाइज चैप्टर 6 का रिव्यू एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो चैप्टर 6 का रिव्यू एक्सरसाइज पेज नंबर 143 पर मौजूद है। तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है वो है हमारे पास चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। हमें कुछ एमसीक्यूज़ दिए गए हैं और इसके साथ जो है 4 ऑप्शन है, तो इसमें हमने करेक्ट ऑप्शन जो है वो चूज़ करना है। तो सबसे पहला क्या है इसमें कि द जनरल टर्म ऑफ द सीक्वेंस। हमारे पास एक सीक्वेंस है, सीक्वेंस हमारे पास है जिसका फर्स्ट टर्म है -5, सेकंड है 7, 19, 31 एंड सो ऑन। तो ये हमारे पास एक सीक्वेंस है, नंबर सीक्वेंस है। तो यहाँ पर कहते हैं कि इसका जनरल टर्म क्या होगा। ठीक है, तो एक्सरसाइज 6.1 में हमने पढ़ा था इस चैप्टर के स्टार्ट में कि हमारे पास मेन जो है 2 टाइप की सीक्वेंस है। ठीक है, एक है हमारे पास अरिथमेटिक सीक्वेंस और दूसरा है हमारे पास ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। तो अरिथमेटिक सीक्वेंस जो है वो एक ऐसा सीक्वेंस था जिसमें हम जो हमारे पास जो नेक्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस हमें मिलता था इसमें अरिथमेटिक में, तो हम प्रीवियस टर्म में एक फ़िक्स नंबर ऐड करते थे और हमें नेक्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस मिलता था। यहाँ पर मैं एक एग्जांपल लेता हूँ अरिथमेटिक का। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 5, 10, 15, 20 एंड सो ऑन। तो ये हमारे पास एक सीक्वेंस है। इसका फर्स्ट टर्म क्या है 5, सेकंड टर्म क्या है 10, थर्ड टर्म क्या है 15। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 5 के साथ अगर हम 5 ऐड करते हैं तो हमें 10 मिलता है। ठीक है, फिर 10 के साथ 5 ऐड करते हैं तो हमें 15 मिलता है। 15 + 5 20, 20 + 5 25। तो यहाँ से हमें ये पता चलता है कि हर एक टर्म के साथ 5 ऐड हुआ है और हमें नेक्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस मिलता है। तो इसी तरह सीक्वेंस को हम क्या कहते थे, इसको हम अरिथमेटिक सीक्वेंस कहते थे। ठीक है, और जो फिक्स नंबर इसके साथ ऐड होता है तो इसको हम जो है अरिथमेटिक सीक्वेंस में इसका नाम था कॉमन डिफरेंस। इसका क्या नाम था, कॉमन डिफरेंस। और इस कॉमन डिफरेंस को हम डिनोट करते थे डी से। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस हम किस तरह फाइंड आउट करते थे, हम 2 कंसेक्यूटिव नंबर लेते थे और जो सेकंड नंबर था इससे हम फर्स्ट नंबर का सब्ट्रैक्शन करते थे। तो अगर मैं लेता हूँ यहाँ पर 5 और 10, तो हमारे पास फर्स्ट नंबर क्या है यहाँ पर A1 वो है 5, सेकंड नंबर क्या है A2 वो है 10। तो डिफरेंस हम किस तरह फाइंड आउट करेंगे, A2 से हम A1 माइनस करेंगे। ठीक है, A2 - A1, तो 10 - 5 क्या आता है 5। तो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस क्या है 5। तो ये हमारे पास था अरिथमेटिक सीक्वेंस। तो अरिथमेटिक सीक्वेंस में जो हमें नेक्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस मिलता है तो ईच टर्म में एक ख़ास नंबर ऐड होता है और हमें नेक्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस मिलता है। और जो हमारे पास जो दूसरा सीक्वेंस था ज्योमेट्रिक, तो वो इस तरह था कि हर एक टर्म में एक फ़िक्स नंबर मल्टीप्लाई हो जाता है और हमें नेक्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर है कि हमारे पास एक सीक्वेंस है -5, 7, 19, 31 एंड सो ऑन, कि इसका जनरल टर्म हम किस तरह फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ से हम देख सकते हैं -5, फिर है 7, फिर है 19, फिर है 31। अगर हम इसका डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं, यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट क्या है हमारा A1 क्या है -5, A2 क्या है 7। अगर हम 7 - 5 करते हैं, 7 माइनस और यहाँ पर है -5। ठीक है, तो 7 - +5, तो 7 + 5 क्या आता है 12। तो हमें 12 मिलता है। इस तरह अगर हम 19 - 7 करते हैं तो फिर 12 आता है। 31 - 19 तो हमें फिर 12 मिलता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हर एक नंबर में -5 में 12 ऐड हुआ है और 7 आता है। 7 + 12 19, 19 + 12 31। तो ये हमारे पास कौन सा सीक्वेंस है, ये हमारे पास है अरिथमेटिक सीक्वेंस। अब इस अरिथमेटिक सीक्वेंस का हम जनरल टर्म जो है वो फाइंड आउट करेंगे। तो जनरल टर्म फाइंड आउट करने के लिए अरिथमेटिक सीक्वेंस में हमने एक फार्मूला पढ़ा था कि हमारे पास एक फार्मूला है AN = A1 + n - 1 × d। जब हम किसी अरिथमेटिक सीक्वेंस का जनरल टर्म फाइंड आउट करते हैं तो हमें फर्स्ट टर्म की ज़रूरत होती है। इस सीक्वेंस जिस सीक्वेंस के हम फाइंड आउट करना चाहते हैं तो इस सीक्वेंस की हमें फर्स्ट टर्म की ज़रूरत होती है और इसके साथ डिफरेंस की। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि अगर हम इसके लिए जनरल फार्मूला फाइंड आउट करते हैं तो हम क्या लगाएंगे, AN अपनी जगह, यहाँ पर हम A1 की वैल्यू लगाएंगे तो फर्स्ट टर्म क्या है -5, फिर प्लस अपनी जगह n - 1 अपनी जगह, और यहाँ पर हम d की वैल्यू लगाएंगे। तो d यहाँ पर क्या है, डिफरेंस क्या है 12। तो ये इसका एक जनरल फार्मूला बन गया। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, R AN = -5
प्लस अपनी जगह ये 12 x के साथ मल्टीप्लिकेशन में है तो इसको हम पहले लाते हैं 12 मल्टीप्लाई बाई n-1, तो ये हमारे पास एक फार्मूला बन गया। तो इसमें ये ऑप्शन कौन सा ऑप्शन है, ये हमारे पास 4th नंबर पर जो ऑप्शन है ये इसमें ठीक है। तो इसमें ये 4th ऑप्शन ठीक है। अब आते हैं इसके पार्ट बी की तरफ। तो यहाँ पर हमारे पास है द 11th टर्म ऑफ द सीक्वेंस 3, 11, 19, 27 एंड सो ऑन इज़ डैश। मतलब ये है कि हमारे पास ये एक सीक्वेंस है जिसके टर्म्स है 3, 11, 19, 27 एंड सो ऑन, कि अगर हम इसको इस तरह कंटिन्यू रखें तो इसका 11वां टर्म क्या होगा। ठीक है, तो हम सिंपली इसका 11वां टर्म जो है वो फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ से हम देख सकते हैं हम कोई भी 2 कंसेक्यूटिव टर्म इससे लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं 3 और 11 लेता हूँ और 11 से 3 माइनस करता हूँ, इसका डिफरेंस जो है वो फाइंड आउट कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 11 माइनस 3 तो हमारे पास आता है 8। इस तरह अगर मैं 19 माइनस 11 करता हूँ, 19 माइनस 11 तो क्या आता है 8। ठीक है, इस तरह 27 माइनस 19 तो क्या आता है 8। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें जो डिफरेंस मिलता है वो क्या मिलता है 8। तो ये हमारे पास कौन सा सीक्वेंस है, हमें एक फिक्स नंबर मिलता है। तो ये हमारे पास है अरिथमेटिक सीक्वेंस। तो अरिथमेटिक सीक्वेंस जो है हम इसको जो है इस तरह भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि हम हर एक टर्म में जो है 8 ऐड करें और हमें नेक्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस मिलता है। इसके बाद तो हम इसको इस तरह कंटिन्यू रखें तो हमें जो है 11 टर्म तक इसको हम जारी रखेंगे, या इसके अलावा हम फार्मूला से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। जो हमारे पास जो जनरल टर्म फाइंड आउट करने के लिए अरिथमेटिक सीक्वेंस में ये फार्मूला यूज़ होता है जो अभी हमने पढ़ा कि an इज़ इक्वल टू a1 प्लस n-1 इंटू डी। तो सबसे पहले हम a1 और d की वैल्यू लगाएंगे। ठीक है, तो an इज़ इक्वल टू a1 क्या है, फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस, तो क्या है 3 प्लस n, अब हम अपनी जगह पर लिखेंगे -1, d की वैल्यू क्या है, d की वैल्यू है 8। ठीक है, अब हम जो है किसी भी टर्म की जो है वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर है 11 टर्म, तो सिंपली हम इनकी जगह क्या लगाएंगे 11 लगाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि a11 इज़ इक्वल टू 3 प्लस 11 माइनस 1 इंटू 8। ठीक है, a11 इज़ इक्वल टू 3 प्लस 11 माइनस 1 क्या आता है 10 मल्टीप्लाई बाई 8। तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे। a11 इज़ इक्वल टू 3 प्लस 10 8 ज़ार 80 और 3 प्लस 80 क्या आता है 83। तो हमें क्या आंसर मिलता है 83। तो इसमें जो सेकंड ऑप्शन है वो हमारे पास ठीक है। फिर आते हैं इसके पार्ट सी की तरफ। पार्ट सी क्या है, अ सीक्वेंस ऑफ नंबर इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन बाय मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग द प्रीसीडिंग टर्म बाय अ फिक्स नंबर इज कॉल्ड डैश सीक्वेंस। ठीक है, वो कौन सा सीक्वेंस है जिसमें हम जो है हमारा जो नेक्स्ट टर्म आता है तो इसमें हम एक फ़िक्स नंबर या तो मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं तो हमें नेक्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस मिलता है। तो वो हमारे पास फिर कौन सा सीक्वेंस होगा, तो वो हमारे पास जो है हमने पढ़ा था कि जब हम ईच टर्म के साथ एक फिक्स नंबर या तो मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड। यहाँ पर मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फॉर एग्जांपल 2, फिर लिख देता हूँ 4, फिर लिख देता हूँ 8, 16, 32 एंड सो ऑन। ठीक है, अगर हम इसको देखते हैं कि हमारे पास कौन सा सीक्वेंस है, अगर हम पहले अरिथमेटिक सीक्वेंस की बात करते हैं तो 2 के साथ अगर हम 2 ऐड करते हैं तो 4 आता है, तो 4 के साथ फिर हम 2 ऐड करेंगे तो 4 प्लस 2 6 आता है, लेकिन यहाँ पर 8 है तो ये हमारे पास अरिथमेटिक नहीं है। अब आते हैं ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। ज्योमेट्रिक सीक्वेंस एक ऐसा सीक्वेंस है जिसमें हम हर एक टर्म के साथ एक फिक्स नंबर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें नेक्स्ट टर्म मिलता है। तो 2 के साथ क्या मल्टीप्लाई करूँ जिससे हमारा आंसर 4, तो 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 8 2 ज़ार 16, 16 2 ज़ार 32। तो ये हमारे पास कौन सा सीक्वेंस है, ये हमारे पास है ज्योमेट्रिक सीक्वेंस, क्योंकि हर एक नंबर के साथ 2 मल्टीप्लाई हुआ है। या इसको हम इस तरह भी देख सकते हैं, अगर हम 2 कंसेक्यूटिव टर्म लेते हैं 2 और 4 को हम 2 पर डिवाइड करते हैं तो हमें 2 मिलता है। इस तरह 8 डिवाइडेड बाई 4 2 आता है। ठीक है, 16 डिवाइडेड बाई 8 2, तो हमें जो है एक फिक्स नंबर मिलता है जिसको हम कॉमन रेशो पर कहते हैं ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में। तो ये हमारे पास कौन सा सीक्वेंस होगा, ये ए का मतलब है अरिथमेटिक सीक्वेंस, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस, फिबोनाची सीक्वेंस या टर्म टू टर्म रूल। तो ये हमारे पास कौन सा सीक्वेंस है जब हम किसी सीक्वेंस में एक फ़िक्स नंबर मल्टीप्लाई करते हैं या हमें डिवाइड में एक फ़िक्स नंबर मिलता है तो वो हमारे पास होता है ज्योमेट्रिक सीक्वेंस।
अब आते हैं इसके पार्ट डी की तरफ। तो पार्ट डी हमारे पास है, अ पॉलिनोमियल विद डिग्री 3 इज़ नोन एज। जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 3 हो तो इस पॉलिनोमियल को फिर क्या कहते हैं। तो यहाँ पर इसके साथ जो ऑप्शन है सारी वो मैंने नहीं लिखे हैं, तो यहाँ पर मैं इसके साथ लिख देता हूँ। इसमें फर्स्ट है लीनियर, ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल है। सेकंड इसमें क्या है, ये हमारे पास है बुक में क्वाड्रेटिक है, ठीक है। फिर इसके बाद क्या है, क्वाड्रेटिक के बाद है क्यूबिक पॉलिनोमियल, और लास्ट ऑप्शन क्या है, बाई क्वाड्रेटिक, ठीक है। तो जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 3 हो तो उसको हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि वो कौन सा पॉलिनोमियल होता है, वो होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो इसमें जो 3 नंबर पर जो ऑप्शन है वो ठीक है। फिर है ई, तो ये क्या है, द रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2x + 3 एंड 1 + 4x। मतलब ये है कि जब हम 2x + 3 को मल्टीप्लाई करते हैं किसके साथ, 1 + 4x के साथ, तो हमें क्या मिलता है। तो बहुत सिंपल है, हमने पढ़ा था मल्टीप्लिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल के कि जब हम दो पॉलिनोमियल को मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर जो फर्स्ट नंबर पर जो पॉलिनोमियल है तो इसका पहला टर्म जो है वो भी इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जो सेकंड टर्म है वो भी दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हम इसको इस तरह लिखेंगे पहले कि 2x मल्टीप्लाई बाई, इसको हम इसके साथ अलग लिखेंगे 1 + 4x, फिर है +3 मल्टीप्लाई बाई 1 + 4x। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x, अब पहले 1 के साथ 2 1 ज़ारो 2, और इसके साथ x आ जाएगा प्लस, और प्लस प्लस आता है 2 मल्टीप्लाई बाई 4, 2 4 ज़ारो 8 आता है, x मल्टीप्लाई बाई x स्क्वायर आता है। फिर यहाँ पर आते हैं प्लस, और यहाँ पर है प्लस 3 1 ज़ारो 3, प्लस और प्लस प्लस आता है 3 4 ज़ारो 12x, ठीक है। अब यहाँ पर जो है हमारे पास जो फर्स्ट टर्म है यहाँ पर ये है, इसमें टोटल कितने टर्म्स है, 4 टर्म्स है। अब ये 2x और ये 12x, ये क्या है, ये लाइक टर्म है। तो इसका जो पहला टर्म हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, क्योंकि इसकी जो डिग्री क्या है 2, इसमें ये ग्रेटर डिग्री है तो सबसे पहले हम वही लिखेंगे। फिर ये क्या है लाइक, तो इसको हम ऐड करेंगे, ये है +2, ये है +12, +2 और +12 क्या आता है +14, उसके साथ हम वेरिएबल x लगाएंगे और क्या आता है +3। तो इसका आंसर ये आ गया। तो यहाँ से हम देख सकते हैं जो पहला ऑप्शन है 8x² + 14x + 3, तो इसमें ये ऑप्शन जो है ये ठीक है। फिर क्या है इसके बाद है 2a - 4 होल स्क्वायर। ये हमारे पास है a - b होल स्क्वायर फार्मूला है। तो इसका मतलब ये है कि जब हम इसको एक्सपेंड करते हैं तो हमें क्या मिलता है। तो a - b होल स्क्वायर फार्मूला हमने पढ़ा है कि a - b होल स्क्वायर फार्मूला बराबर होता है a² + b² - 2ab। तो सिंपली हम इसको इस तरह एक्सपेंड करेंगे, यहाँ पर a की जगह 2a है और माइनस अपनी जगह, और b की जगह क्या है 4, और इस पर है स्क्वायर। तो इसको इस तरह हम एक्सपेंड करेंगे। फर्स्ट टर्म हम स्क्वायर लगाएंगे a², फिर है प्लस b² तो 4², फिर है -2 टाइम ab, मतलब दोनों इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2a मल्टीप्लाई बाई 4। इसको कैलकुलेट करते हैं, स्क्वायर दोनों के लिए है, 2 2 ज़ारो 4 a² प्लस 4 4 ज़ारो 16 माइनस 2 4 ज़ारो 8 8 2 ज़ारो 16, उसके साथ a। तो हमें ये मिलता है 4a² + 16 - 16a। तो यहाँ से हम देख सकते हैं सेकंड ऑप्शन, यहाँ पर है 4a² - 16a, इसको पहले लिखा है, ठीक है। हम इसको इस तरह लिख सकते हैं 4a² - 16a और +16 कांस्टेंट हम लास्ट में लिखते हैं। तो ये हमारे पास जो है इसमें सेकंड वाला ऑप्शन जो है वो ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं जी की तरफ। तो जी में क्या है, द फैक्टराइजेशन ऑफ x² + 7x + 12 इज़ डैश। मतलब ये है हमारे पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है x² + 7x + 12, और क्या है इसमें कि इसको फैक्टराइज करना है, मतलब इसके फैक्टर बनाने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में 3 टर्म है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। तो 3 टर्म से रिलेटेड हमने बुक में फैक्टराइजेशन के 2 टाइप्स पढ़े थे, ठीक है। पहला टाइप ये था कि हमारे पास अगर हम किसी एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करना चाहते हैं, ठीक है, और इसमें कितने टर्म्स हो, अगर इसमें 3 टर्म्स हो तो इन तीनों में जो है कोई भी नंबर या कोई भी वेरिएबल या नंबर एंड वेरिएबल दोनों कॉमन हो सकते हैं। तो हम इसमें सिर्फ कॉमन लेते हैं तो हमारा फैक्टराइजेशन हो जाता है। तो अगर यहाँ से हम देखते हैं तो इनमें क्या कॉमन है, इसमें k कॉमन है, तो हम इससे k कॉमन लेते थे तो अंदर क्या बच जाता था, इस k को हम मल्टीप्लिकेशन में लगाते थे तो अंदर आता था a + b + c। तो इसका फैक्टराइजेशन हो जाता था, इसके 2 फैक्टर बन जाते थे। फिर इसके बाद 3 टर्म से रिलेटेड जो हमारा नेक्स्ट टाइप था वो ये था
कि अगर इसमें कामन न हो तो फिर इसके बाद या तो हम a प्लस बी होल स्क्वायर फार्मूला बनाते थे या a माइनस बी होल स्क्वायर फार्मूला बनाते थे। ठीक है, तो a प्लस बी होल स्क्वायर बनाने के लिए हमें जो है इन टर्म की ज़रूरत थी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसमें कितने टर्म थे, 3 टर्म थे, तो इसकी जगह हम ये लगाते थे। या a माइनस बी होल स्क्वायर के लिए हमें इसकी ज़रूरत थी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab की। ठीक है, तो इसका भी फैक्टराइजेशन हो जाता था, इसकी जगह हम a माइनस बी होल स्क्वायर फार्मूला लगाते थे। अब आते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। तो अगर इस क्वेश्चन को हम देखते हैं कि चलो इसमें हम कामन देखते हैं कि इसमें कोई वेरिएबल या नंबर कामन है, तो अब आते हैं पहले इसमें कामन देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर है x, अगर हम इसमें वेरिएबल कामन देखना चाहते हैं कि इसमें कोई है, x यहाँ पर है, x यहाँ पर है, x यहाँ पर, तो इन तीनों में कोई भी वेरिएबल कामन नहीं है। या अगर हम कोएफिशिएंट की बात करते हैं तो इसमें कोई कोएफिशिएंट, कोई नंबर इसमें कामन नहीं है। ठीक है, तो इसमें जो है ये फैक्टराइजेशन इस टाइप से नहीं होता। फिर आते हैं इस टाइप की तरफ कि या तो हम a प्लस बी होल स्क्वायर या a माइनस बी। तो a प्लस बी होल स्क्वायर बनाने के लिए हमें ये 3 टर्म चाहिए। ठीक है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये तमाम टर्म क्या है, पॉजिटिव। अगर हम इसमें ये फार्मूला बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले हम 2 टर्म देखेंगे जिस पर स्क्वायर हो। तो यहाँ से देखते हैं, यहाँ पर है x स्क्वायर, तो इस पर स्क्वायर मौजूद है। ठीक है, अब यहाँ पर इन दोनों को चेक करते हैं कि किस टर्म पर स्क्वायर बनता है। तो ये दरमियान में जो है इस पर स्क्वायर नहीं है, इसके साथ वेरिएबल है तो इस पर स्क्वायर नहीं है, तो इसको रहने देते हैं। आते हैं लास्ट की तरफ। तो लास्ट में क्या है, 12। तो 12 की जगह अब हम एक ऐसा नंबर लगाएंगे जिसको स्क्वायर करने से हमारा आंसर क्या आता हो, 12। तो यहाँ से देखते हैं 1 स्क्वायर 1 आता है, 2 स्क्वायर क्या आता है 4, 3 स्क्वायर आता है 3 3 ज़ार 9, 4 स्क्वायर 4 4 ज़ार 16। तो हमें 12 नहीं मिलता। ठीक है, तो ये फैक्टराइजेशन इसी टाइप से भी नहीं हो सकता। तो बुक में हमारे पास तो 2 टॉपिक थे फैक्टराइजेशन के, 3 टर्म से रिलेटेड, लेकिन इन दोनों टाइप से ये फैक्टराइजेशन नहीं होता। तो इसके अलावा एक फैक्टराइजेशन जिसमें 3 टर्म हो, तो एक और टाइप है जो कि बुक में नहीं है और बुक में रिलेटेड इससे क्वेश्चन भी नहीं है। ठीक है, तो इसको हम जो है एक और टाइप से सॉल्व करेंगे। पहले इसको हम समझेंगे कि इसको हम किस तरह सॉल्व करेंगे। अगर कोई किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जिसको हम फैक्टराइज करना चाहते हैं, अगर इसमें 3 टर्म हो, कामन भी ना हो, फार्मूला भी नहीं बनता हो, ठीक है, तो फिर इसको हम किस तरह फैक्टराइज करेंगे। तो पहले इसको समझते हैं और इसके थ्रू इसको सॉल्व करते हैं। तो अब हमारे पास जो ये क्वेश्चन है, तो इसमें न तो कामन है और न इसमें a प्लस बी या a माइनस बी होल स्क्वायर फार्मूला बनता है। ठीक है, तो इसको अब हम किस तरह फैक्टराइज करेंगे। तो इसके लिए तीसरा टाइप ये है कि आपने ये याद रखना है। ठीक है, जब कामन नहीं होता और फार्मूला नहीं बन जाता तो आपने क्या याद करना है, ये हमारे पास जो 3 टर्म है तो इसको हमने अब कन्वर्ट करना है। एक तीसरा टाइप है हमारे पास, तो इस 3 टर्म को हम कन्वर्ट करेंगे कितने टर्म में, 4 टर्म्स में। तो आपने ये याद रखना है। ठीक है, जब कामन न हो, फार्मूला नहीं बनता हो, तो आपने फिर क्या याद रखना है कि इन तीनों टर्म को हमने कन्वर्ट करना है कितने टर्म्स में, 4 टर्म्स में। तो जब हम इसको 4 टर्म में कन्वर्ट करते हैं तो हमने बुक में एक टाइप पढ़ा था कि जब हम किसी हमारे पास जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो और इसमें 4 टर्म हो तो इसमें हम पेयर लेते हैं, पहले 2 में कामन लेते हैं, सेकंड 2 में कामन लेते हैं, फिर दोबारा इसमें कामन आ जाता है और इसको हम दोबारा कामन लेते हैं तो हमारा फैक्टराइजेशन हो जाता है। तो सबसे पहले हमने ये याद रखना है कि इन तीनों की जगह हम जो है अब 4 टर्म लगाएंगे, इसको हम 4 टर्म्स में कन्वर्ट करेंगे। लेकिन किस तरह कन्वर्ट करेंगे उसको हम यहाँ से समझते हैं। ये हमारे पास जो दरमियान में है x वाला, जिसके साथ x पावर क्या हो 1, इसकी जगह अब हम 2 टर्म्स लगाएंगे। इसकी जगह हम कितने टर्म्स लगाएंगे, 2। तो पहला टर्म ये होगा, इसकी जगह 2 आएंगे तो वो सेकंड टर्म बनेगा, थर्ड टर्म, और ये हमारे पास 4 टर्म जो है वो बनेगा। तो किस तरह हम इसको कन्वर्ट करेंगे इसके लिए क्या प्रोसेस है, तो यहाँ पर मैं समझा देता हूँ एक शॉर्ट प्रोसेस से। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे पास जो फर्स्ट टर्म है यहाँ पर मैं लगाता हूँ x स्क्वायर रफ वर्क में, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ c का मतलब है कांस्टेंट। तो x स्क्वायर है और c का मतलब क्या है, कांस्टेंट। यहाँ पर हम x स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वही लिखेंगे। तो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, 1। ठीक है, कांस्टेंट क्या है, कांस्टेंट हमारे पास है 12। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को अब हम मल्टीप्लाई करेंगे। ये जो हमारे पास जो कोएफिशिएंट है इसका और ये कांस्टेंट, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ये प्रोसेस है इसका 4 टर्म्स बनाने के लिए। तो किस तरह देखते हैं, 1 मल्टीप्लाई बाई 12, तो 1 12 ज़ार क्या आता है, 12 आता है। अब हमें आंसर में क्या मिला, 12। अब इस 12 के हम फैक्टर फाइंड आउट करेंगे कि ये 12 जो है ये कौन कौन से नंबर से डिवाइड होता है। तो 12 डिवाइड होता है 1 से,
क्योंकि 1 के टेबल में 12 आता है और हर एक नंबर का जो फैक्टर है वो 1 होता है। 2 के टेबल में भी 12 आता है, 3 के टेबल में भी 12 आता है, 3 4 ज़ार 12, 4 के टेबल में भी 12 आता है, 4 3 ज़ार 12, 5 के टेबल में 12 नहीं आता तो 5 इसका फैक्टर नहीं है, 6 इसका 12 फैक्टर है 12 का, और लास्ट में 12 जो है एक नंबर जो है इसका जो है एक फैक्टर 1 होता है और एक इट सेल्फ इसका अपना जो सेल्फ होता है वो अपने आप का जो है फैक्टर होता है। तो इसका जो है इतने फैक्टर बन गई, ठीक है। अब यहाँ पर हमने 1 और 12 को मल्टीप्लाई किया तो हमें 12 मिला और इसके फैक्टर हमने फाइंड आउट किए। अब इस 7 की जगह हम 2 नंबर लेंगे जिसको हम ऐड करेंगे इस फैक्टर से, ऐसे 2 नंबर लेंगे जिसको हम ऐड करके हमारा आंसर क्या आता हो 7। तो यहाँ से हम देखते हैं अगर हम 1 और 2 लेते हैं तो 1 + 2 क्या आता है 3, तो यहाँ पर है 7, तो 1 और 2 नहीं ले सकते। 2 और 3 क्या आता है 5, तो यहाँ पर है 7, वो भी नहीं ले सकते। 3 और 4 क्या आता है 3 + 4 7 आता है। तो इन दोनों टर्म को ऐड करके हमारा आंसर क्या आता है 7। तो यहाँ पर 3 + 4 7 आता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो 1 और 6 को अगर हम ऐड करते हैं तो भी हमारा आंसर क्या आता है 7 आता है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि हम 3 + 4 लेंगे या 1 + 6 लेते हैं, ठीक है, क्योंकि दोनों का आंसर क्या आता है 7। तो 3 + 4 7 आता है। अब हम इन 3 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे कि मल्टीप्लिकेशन से क्या आंसर आता है। तो 3 4 ज़ार क्या आता है 12, और अगर हम 1 और 6 मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 और 6 क्या आता है 6। तो हम इनकी जगह 2 टर्म लगाएंगे, ठीक है, जिसको हम ऐड करके हमारा आंसर 7 आता हो और मल्टीप्लाई करके हमें ये मिलता हो जिसको हमने 1 और 12 को हमने मल्टीप्लाई किया है। तो जब हम 3 और 4 के ऐड करते हैं तो हमारा आंसर 7 आता है। 3 और 4 को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है 12 जो है वो मिलता है। तो अगर हम 1 और 6 की बात करते हैं तो 1 और 6 तो 7 आता है, लेकिन जब 1 और 6 हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 6 मिलता है, 12 नहीं मिलता। तो 1 और 6 हम नहीं ले सकते, इसकी जगह हम 3 और 4 लेंगे, ठीक है। तो बहुत सिंपल हुआ। अब हम क्या करेंगे x² अपनी जगह, अब इस 7x की जगह हम इस तरह लगाएंगे कि 3x, 2 फैक्टर है हमारे पास, एक 3 है एक 4 है, दोनों पॉजिटिव है, +3 + 4 + 3x + 4x। अब हम इसको अगर ऐड करते हैं तो 3 और 4 क्या आता है 7, लाइक टर्म है और इसके साथ x आ जाएगा। तो 7x की जगह हम 3x + 4x जो है वो आसानी से लगा सकते हैं। तो इसकी जगह हम लगाएंगे +3x + 4x और +12। तो इसमें अब कितने टर्म्स आ गए, इसमें अब 4 टर्म्स आ गए। अब इसमें हम पेयर लेंगे, इसमें हम जो है कॉमन जो है वो देखेंगे पहले 2 में और लास्ट 2 में, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं, पहले यहाँ पर है x, यहाँ पर है x पावर 2 x पावर 1। तो इसमें x कॉमन है, x पावर 1 जो स्मॉलेस्ट पावर हो x वो हम कॉमन लेते हैं। तो x यहाँ पर x पावर 2 है तो x पावर 1 यहाँ पर बच जाएगा, प्लस अपनी जगह x हमने कॉमन लिया तो यहाँ पर बच जाता है 3, ठीक है। फिर क्या है प्लस, तो हम लगाएंगे प्लस। यहाँ पर आते हैं इन दोनों में क्या कॉमन है, तो अगर हम वेरिएबल की बात करते हैं यहाँ पर वेरिएबल x है, यहाँ पर नहीं है, तो वेरिएबल इसमें कॉमन नहीं है। फिर नंबर की बात करते हैं, यहाँ पर है 4, यहाँ पर है 12। तो कौन सा टेबल है जिसमें 4 भी आता हो 12 भी आता हो, इसको हमने पढ़ा है, ठीक है। तो इस तरह की फैक्टराइजेशन हमने ऑलरेडी कर दी है, ठीक है। तो 4 की टेबल में 4 भी आता है 12 भी, तो हम 4 कॉमन लेते हैं। तो जब हम 4 कॉमन लेते हैं तो क्या रह जाते हैं वही लिखेंगे। तो यहाँ पर x रह जाएगा क्योंकि हमने 4 कॉमन लिया है, प्लस अपनी जगह 4 के साथ क्या मल्टीप्लाई हो जाए जिससे हमारा आंसर 12, तो 4 3 ज़ार 12 आता है। अब दोबारा इसमें क्या कॉमन है, दोबारा यहाँ पर है x + 3, यहाँ पर भी x + 3 है, तो हम x + 3 कॉमन लेते हैं। तो फिर क्या रह जाते हैं मल्टीप्लाई बाई, यहाँ पर है x और यहाँ पर क्या है +4। तो हमने इसकी फैक्टराइजेशन किया और हमें 2 फैक्टर जो है वो मिल गए। तो यहाँ पर क्या है x + 3 मल्टीप्लाई बाई x + 4। तो इसमें कौन सा ऑप्शन ठीक है, हमारे पास जो थर्ड वाला ऑप्शन है ये ठीक है। तो ये जो है ये थोड़ा लेंथी था, इसलिए मैंने आपको डिटेल से समझाया, आपने ये प्रोसेस याद रखना है, ठीक है। फिर इसके बाद है पार्ट h। तो पार्ट h हमारे पास है m-n3। ये हमारे पास a-b फार्मूला है। मतलब ये है अगर हम इसको एक्सपेंड करते हैं तो हमें क्या मिलता है, इसको किस तरह हम एक्सपेंड करेंगे। तो चलो इसको एक्सपेंड करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो a-b फार्मूला होता है तो वो हम बेसिकली किस तरह एक्सपेंड करते हैं, जो मेन फार्मूला है वो इस तरह है कि a³ - b³ - 3ab × a-b। इसकी जगह हम ये लगाते हैं, तो इसको हम इस तरह एक्सपेंड करेंगे m-n3। तो जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे इस तरह, a की जगह यहाँ पर m है और b की जगह n, तो क्या आता है m³ - n³ - 3 टाइम ab, तो mn
मल्टीप्लाई बाई m माइनस n। तो ये मेन फार्मूला बन गया। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। m क्यूब अपनी जगह माइनस n क्यूब अपनी जगह माइनस 3mn को हम पहले m के साथ मल्टीप्लाई करेंगे फिर n के साथ। तो यहाँ पर है माइनस, यहाँ पर है प्लस, ये पॉजिटिव है, माइनस और प्लस माइनस आता है 3mn मल्टीप्लाई बाई m। तो m के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो m स्क्वायर आएगा, तो 3m स्क्वायर और इसके साथ n आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसके साथ n है। माइनस माइनस प्लस आता है। अब इसके बाद जो 3mn है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा किसके साथ, n के साथ। तो क्या आता है 3m अपनी जगह, n मल्टीप्लाई बाई n, तो क्या आता है n स्क्वायर। तो ये प्लस जो है ये माइनस माइनस प्लस आता है, तो क्या आता है 3mn स्क्वायर। तो हमें ये मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं m क्यूब, फिर है माइनस 3m स्क्वायर n, माइनस 3m स्क्वायर n, इसको हम पहले भी लिख सकते हैं, ठीक है। फिर है प्लस 3mn स्क्वायर, तो प्लस 3mn स्क्वायर माइनस n क्यूब माइनस n क्यूब। तो हमारे पास ये फर्स्ट वाला ऑप्शन इसमें ठीक है। आते हैं पार्ट आई की तरफ। पार्ट आई है n डैश इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल कांस्टेंट कोएफिशिएंट एक्सपोनेंट्स एंड सिंबल ऑफ ऑपरेशन। मतलब ये है कि वो उस कम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं जिसमें वेरिएबल हो, कांस्टेंट हो, कोएफिशिएंट हो, एक्सपोनेंट हो, सिंबल्स हो और हमारे पास जो बेसिक ऑपरेशन हो प्लस माइनस डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन, तो ये सारे मौजूद हो, तो इसको हम क्या कहते हैं। तो जिस तरह हमने पढ़ा है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। यहाँ पर मैं एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लेता हूँ। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हम बेसिकली नंबर एंड वेरिएबल को एक साथ लिखते हैं, इसको हम जो है ज्वाइन करते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑपरेशन। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, ठीक है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि यहाँ पर वेरिएबल x है, पावर 2 है, तो यहाँ पर हमारे साथ वेरिएबल b है, ठीक है। तो वेरिएबल b है इसमें, ठीक है। कांस्टेंट b है, कांस्टेंट क्या है इसमें, जो नंबर हो इसमें इसके साथ जो वेरिएबल ना हो। यहाँ पर इसके साथ वेरिएबल है, इसके साथ 3 के साथ b वेरिएबल है, 4 के साथ कोई वेरिएबल नहीं है, तो इसको हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कांस्टेंट कहते हैं। कोएफिशिएंट क्या है, वेरिएबल के साथ जो पहला नंबर होता है मल्टीप्लिकेशन में, ये 2 जो है x के साथ मल्टीप्लिकेशन में है, x स्क्वायर के साथ, ये 3x के साथ जो है मल्टीप्लिकेशन में है, तो इसको 2 और 3 को हम कोएफिशिएंट कहते हैं, ठीक है। एक्सपोनेंट क्या होते हैं, जो वेरिएबल के पावर होते हैं उसको हम एक्सपोनेंट कहते हैं। सिंबल जो है, यहाँ पर हम वेरिएबल की जगह सिंबल भी यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लेता हूँ 2 और यहाँ पर मैं एक सिंबल लेता हूँ ट्रायंगल, ठीक है। यहाँ पर इसके साथ मैं लेता हूँ 4 और यहाँ पर मैं एक जो है एक सिंबल यूज़ करता हूँ सर्कल। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका मतलब है कि जब हम कोई ऐसा कम्बिनेशन लेते हैं जिसमें वेरिएबल, कांस्टेंट, कोएफिशिएंट, एक्सपोनेंट, सिंबल मौजूद हो, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं एक्सप्रेशन या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हम इसको कहते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद है पार्ट जे। पार्ट जे है डैश और द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच द पावर ऑफ वेरिएबल और होल नंबर, ठीक है। मतलब ये है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जब हम किसी वेरिएबल की पावर होल नंबर लेते हैं, होल नंबर मतलब 0, 1, 2 इस तरह का पावर लेते हैं वेरिएबल के ऊपर, तो इसको हम फिर क्या कहते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ पर वेरिएबल की पावर 2 है, वेरिएबल पावर 1 है, तो ये क्या है, होल नंबर्स है। तो जब किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हम वेरिएबल की पावर होल नंबर लेते हैं तो उसको हमने पढ़ा था कि इसको हम फिर क्या नाम देते हैं, इसको हम नाम देते हैं पॉलीनोमियल्स। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें हमने कुछ MCQ सॉल्व किए। तो उम्मीद करता हूँ ये आप लोगों को समझ आ गई होगी। ये थोड़ा लेंथी था इसलिए इस पर जो है हमारा टाइम ज़्यादा लगा। अगर फिर भी इसमें कोई भी मसला हो तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह इसके बाद हम जो ये बाकी क्वेश्चन है इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। थैंक्स।